अगर मैं कहूँ पॉपुलेशन, अपनी सिविल पॉपुलेशन जितनी भी है या बच्चों के हाथ में जो फ़ोन्स हैं आज की तारीख में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं है। देयर इज़ नो प्राइवेसी। सर एक योजना आई अग्निवीर, हालांकि काफी बड़े स्तर पर इसकी सराहना भी हुई, बड़े स्तर पर इसकी आलोचना भी हुई। आप आर्मी अफसर होने के नाते इसको कैसे देखते हैं? वो सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं हैं, वो इलाके हैं, हरियाणा के कुछ गाँव हैं पुराने, कुछ पंजाब के कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पे हर घर में एक फौजी है। सो उसको हम लोग जनरलाइज़ नहीं कर सकते। हम वही करेंगे। हमारा टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना? हमारे पास नई तरीके की बंदूकें आएँगी, उन बंदूकों को चलाने के तरीके हमें बताए जाएँगे, हमारी ट्रेनिंग होगी, हम वही चलाएँगे। सो कंसिडरिंग दोज़ फैक्ट्स, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन की वजह से लॉ एनफोर्समेंट जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले बहुत आसान था, पहले शहर छोटे होते थे, लोग एक-दूसरे को जानते थे, कहीं पे भी कुछ भी करते हुए आप दिख जाते थे, तो आपके घर तक खबर आ जाती थी कि आपका लड़का वहाँ दिखा। हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं मेजर अमित नागरकर सर। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप एक सिंगर हैं, एक प्लेबैक सिंगिंग करते थे, उसके अलावा आप आर्मी में थे, आप एक मेजर थे, एक जर्नलिस्ट थे, इवन लॉयर भी हैं आप, जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं जानती हूँ, इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो तो मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ। और बाकी सर मैं जानना चाहूँगी कि आपका प्रोडक्शन हाउस भी था, आप एक सिंगर भी हैं, उसके बाद इतनी जो चकाचौंध दुनिया होती है, इस दुनिया को छोड़ के आपके मन में कहाँ से ये मोटिवेशन आया कि आपको आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, आप एज अ मेजर रहे वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के का सपना होता है कि वो एक बार वर्दी ज़रूर पहने जीवन में। इसलिए नहीं कि उसको सिर्फ देश सेवा करनी होती है या उसको सिर्फ नाम कमाना होता है, इस वजह से भी क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक जो एसोसिएशन होता है, वो आपके अंदर एक प्राइड की फीलिंग लेके आता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और आपके जितने भी चाहने वाले लोग होते हैं वो उस चीज़ से आपको अ, उस नज़रिए से देखना शुरू करते हैं जहाँ पे कि आपकी जहाँ पे आपका काम आपको दिखाता है कि आप ये भी कर सकते थे। तो फौज इज द मोस्ट सीनियर प्रोफेशन आई वुड से। सबसे सीनियर प्रोफेशन इन सारे प्रोफेशंस में वही है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल के करीब मेरे वही है। और उसके अलावा प्रोडक्शन हाउस की जहाँ तक आपने बात करी, प्रोडक्शन हाउस मैंने बहुत साल पहले 2003 में शुरू किया था और आज उसको चलते चलते करीब 20 साल हो गए। और ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ये बेसिकली एक रिजर्व फोर्स है। इस रिजर्व फोर्स में आपको पूरे 12 महीने नहीं जाना होता है। इसमें आप कुछ महीने जाके अपनी ट्रेनिंग करके और आप अपना सिविल वोकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ें साथ साथ में कर सकते हैं, जो कि एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर के लिए मुश्किल होता है या अलाउड नहीं होता। तो जब मैंने ये ऑप्शन देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि मेरी अदरवाइज भी एज निकल चुकी थी टू गेट इनटू एनडीए या सीडीएस की तैयारी। तो बहुत जल्दी घर से निकल के काम शुरू किया था, तब शायद ये चीज़ें मिस आउट हो गई थी, जो कि बाद में ये सपने पूरे हुए। और जहाँ तक चकाचौंध की बात है तो कहा जाता है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हर जगह के अपने कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। और जहाँ तक मैंने इंडस्ट्री को जितने भी नज़दीक से देखा है तो मुझे ये समझ में आया कि वो जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी अंदर नहीं है। उसका काम ही यही है ग्लैमरस दिखना, इसलिए वो ग्लैमरस दिखती है, बट अंदर इट इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। और फौज का तो एक अलग अट्रैक्शन है जो कि मुझे पूरा करना था, तो मैं टेरिटोरियल आर्मी में चला गया। आप लॉयर भी रहे हैं, अभी हैं इवन, उसके बारे में कुछ बताइए। तो लॉ मैंने बहुत लेट किया क्योंकि शुरुआत की ज़िंदगी में समय नहीं मिला, बट मेरा हमेशा से मन था और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को देश के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की और अपने लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने लॉ इस वजह से नहीं किया था कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैंने लॉ इस वजह से किया था कि मुझे लगा कि इसकी जानकारी मेरे लिए ज़रूरी है और मुझे करना चाहिए।
फिर जब लॉ किया उसके बाद एक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना होता है। वो क्लियर करने के बाद जब सनद की बारी आई तब पता लगा कि आप जब रजिस्टर होते हैं बार काउंसिल के साथ, तब आप अब कुछ और नहीं कर सकते। बट उसके साथ आप टेरिटोरियल आर्मी फिर भी कर सकते हैं। तो एज अ लॉयर यू कैन स्टिल सर्व एज एन ऑफिसर द टेरिटोरियल आर्मी, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा मुझे अपनी कंपनीज जो मेरी थी उनसे रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ ऑफिस आप नहीं होल्ड कर सकते एज अ लॉयर। उसके बाद क्योंकि मैंने लॉ किया था और मुझे इस चीज़ का शौक भी था, तो मैंने प्रैक्टिस करी। मैंने कुछ केसेस अपनी टीम्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में देखे, बॉम्बे हाई कोर्ट में देखे, और साइड बाय साइड मैं अपना टेरिटोरियल आर्मी का काम करता रहा। उनके उसमें मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया, क्योंकि वो जितने महीने के लिए साल में जाना ज़रूरी होता है मैं ज़रूर जाता हूँ। और बाकी टाइम मैं अपना लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। अब मैं रिसेंटली अभी कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा सा नया एडिशन। आप सिंगर भी रहे, आपने प्लेबैक सिंगिंग भी की, और ऐसा हमने सुना है कि आपने आर्मी के लिए कोई सॉन्ग भी लिखा है। जी तो हाँ। जी। मैं जानना चाहूंगी कि आपने वो जो सॉन्ग लिखा है उसकी कुछ पंक्तियां अगर हो सके, अगर आपको ठीक लगे तो सुना सकते हैं। और उस सिंगिंग वाले जो प्रोफेशन था उसको कैरी ऑन क्यों नहीं किया? बहुत रॉ था मैं। मैंने गाना बहुत ज़्यादा सीखा नहीं था, बट ऊपर वाले की दया थी कि मैं वहां तक पहुंचा और वो चीज़ें देख पाया जिसके लिए लोग स्ट्रगल करते हैं। मैंने कुछ पिक्चरों में प्लेबैक सिंगिंग भी करी, कई लोगों के साथ स्टेज शोज करे, अपने पर्सनल स्टेज शोज करे। और उस ज़माने में इंडस्ट्री का काम थोड़ा फ़र्क तरीके से चलता था। सिंगर्स जो थे मूवीज़ के गानों से उनको मूवीज़ के गाने मिलने बहुत ज़रूरी होते थे, क्योंकि तभी आपका रिकग्निशन होता था। उस टाइम पे ये सिंगल्स यूट्यूब पे रिलीज़ करना और ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं थी। तो ये जो नए हथियार हैं इनसे अब चीज़ें आसान हो गई हैं अपने आप को पोर्ट्रे करना। उस टाइम आपको म्यूज़िक डायरेक्टर्स की पास जा जा के बार बार गाने सुनाने होते थे, और दिखाना होता था कि आप कितना अच्छा गा सकते हो। उसमें उनकी मर्ज़ी के ऊपर होता था। और उसमें थोड़ा सा जो आप नेपोटिज्म कहते हैं वो भी होता है, क्योंकि वहाँ पे जानने वाले को ऑब्वियसली मौका दिया जाता है। दो तीन प्रोफेशन है जिसमें नेपोटिज्म बहुत ज्यादा ही चलता है, लीडरशिप, अ, जूरी। देखिए, नेपोटिज्म के लिए भी कुछ तो आदमी को अच्छा होना ज़रूरी होता है। ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल ही आप निठल्ले को बिठा देंगे और कर देंगे। उनमें भी अपनी काबिलियत थी, इस वजह से वो आगे बढ़े। और बट ये था कि हाँ, उनके बराबर या उनसे अच्छे और लोग भी थे जो निग्लेक्ट हो गए उस वक्त, जो कि आज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ ये सब मीडिया बहुत ज़्यादा है। मीडिया बहुत और ज्यादा है। इसमें अब आपको अपने आप को पोर्ट्रे करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका गाना कोई नहीं सुन रहा है या आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे अपना गाना बनाइए और दे दीजिए। तो उसमें आप अपने आप को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर पाते हैं। ये हमारे पास उस वक्त हथियार नहीं थे। और मुझे बड़ा कुछ चीज़ों से ख़राब लगता था, क्योंकि मैं अपनी एक कला को बेचने नहीं निकला था। मैं अपनी कला का रिकग्निशन चाहता था, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए थे उस वक्त। तो वो जब कोई आपको उस वक्त रिकग्नाइज नहीं करता है तो आपको थोड़ा ख़राब लगता है। शायद उस वक्त उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, उम्र कम थी और चीज़ें नहीं हो पा रही थी मेरे हिसाब से। फिर भी ईश्वर ने इतना दिया कि बिना किसी गॉडफादर के बॉम्बे में जाके उतना काम कर लेना और वहाँ की उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने की, तो मैंने फिर वो शुरू किया और फिर मैं उसमें लग गया। तो फिर उसके बाद उस चीज़ के लिए थोड़ा समय कम मिलता था। सर, करंट में आपकी पोस्टिंग शिमला में है, और जितने हिल स्टेशन होते हैं इनके यूथ के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इनके यूथ ज्यादातर आप लोगों के करीब रहते हैं, तो ये आर्मी की तरफ इनका झुकाव ज्यादा होता है। तो इन्हें अपना करियर आर्मी में ज्यादा दिखता है। ये जितना मैं देखती हूँ कि हिल स्टेशन के बच्चे ज्यादातर जो यूथ होता है वो आर्मी की तरफ जाता है। तो आप चूंकि उनके पास रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके यूथ के बारे में बताइए, और उनका कैसे आप लोगों के पास रहते हैं इसलिए उनका झुकाव आर्मी में ज्यादा होता है, या कोई और कारण है? अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगी तो जितने इन्वेजन्स हुए थे वो हमेशा नदर्न साइड्स से हुए थे, हमेशा वेस्टर्न साइड से हुए थे। तो ये वो वाली पॉपुलेशंस थी जिन्होंने सबसे पहले उस ब्रंट को बेयर किया, जो इन्वेजन्स थे। तो ये हमेशा से फाइटिंग फोर्सेस रही हैं। और उत्तराखंड में जैसे लोग हैं, हिमाचल के आप कह रही हैं जैसे लोग हैं, जो पहाड़ के लोग होते हैं उनकी लंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनको दौड़ने भागने में बहुत आसानी होती है कंपेयर टू पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और उनकी लंग्स को उतनी ऑक्सीजन खींचने के लिए तो उनमें अंदर भागने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। भागते सभी लोग हैं, फौज में सबकी ट्रेनिंग होती है और सबको एक बराबर लाके खड़ा कर दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद। बट हाँ, उनको थोड़ी सी आसानी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, उनका ये एक बेनिफिट होता है उनके पास। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जे में हमारा, जैसे जे में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। मेरी पहली पोस्टिंग है फील्ड पीस पोस्टिंग, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्व फोर्स है जिसको कि अदरवाइज ऑल्सो भी अ, उन जगहों पे जाना होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, एक्स्ट्रा मैन पावर रिक्वायरमेंट के तौर पे। तो इस वजह से हमारी मोस्टली पोस्टिंग फील्ड एरियाज में ही होती है। इस बार इत्तेफाक से शिमला में है, और वो इस बार हमारा इंटरेक्शन पहली बार सिविल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सारा डिप्लॉयमेंट शहर के अंदर ही है। अदरवाइज हम लोग जब जे में होते हैं तो हमारा उतना इंटरेक्शन नहीं होता। बट हाँ, और ये जो आप कह रहे हैं यंगस्टर्स सिर्फ पहाड़ों के या जिनका फौज से ज़्यादा लेना देना, ऐसा नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि हर यंगस्टर, हर लड़का, एक एक सपना उसका ज़रूर होता है कि वो एक बार जीवन में वर्दी पहने। हाँ, ओलिव ग्रीन कलर कुछ ज्यादा ही लुभाता है वर्दी के रूप में। हाँ, तो वो पहाड़ का या प्लेन्स की बात नहीं है। आई थिंक वो हर लड़के का एक सपना होता है। और कुछ हमारे यहाँ हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे फौज का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे हर हर घर में कोई ना कोई फौज में है, इस तरीके की भी जगहें हैं। तो वहाँ पे एक कंपल्शन, कल्चरल कंपल्शन है कि भाई फौज में किसी ना किसी को जाना ज़रूरी है। तो वो सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं हैं, वो इलाके हैं, हरियाणा के कुछ गांव हैं पुराने, कुछ पंजाब के कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे हर घर में एक फौजी है। सो उसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। वो एक तौर तरीका है जीने का। आर्मी कहते हैं इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट ए प्रोफेशन। सर, एक सोल्जर जो होता है उसके दो फेज होते हैं कहीं ना कहीं जिंदगी के। एक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और एक वो जो सर्विसेज में आते हैं, जब ग्राउंड पे आते हैं। तो जब ग्राउंड पे वो आते हैं तो ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग नो डाउट पूरी प्रोफेशनल होती है। वो कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। जब आप सर्विस में आते हैं तो आपको फिजिकल उतना जरूरी नहीं होता जितना इमोशनल और मेंटल जरूरी होता। तो वहां पर आप कैसे, एक आर्मी ऑफिसर कैसे दोनों को चैलेंजेस को फेस करता है कि जो ट्रेनिंग में सीखा फिर उसके बाद आके ग्राउंड में उसे जो इम्प्लीमेंट करना हुआ, वहाँ आपके दौरान कौन कौन से आपको ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? कोई ऐसा वाकया जो आपको लगा हो कि ऐसा तो ट्रेनिंग में नहीं सीखा था, ये तो कुछ नया है। तो ट्रेनिंग में बेसिकली जो साइकोलॉजी यूज़ होती है ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक तो आपका ईगो बिल्कुल शांत कर दिया जाता है, सबसे पहली चीज़ आपकी ईगो को किल कर दिया जाता है। और दूसरी चीज़ आपकी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, वो आपको रियलाइज कराया जाता है। आज की तारीख में किसी राह चलते व्यक्ति से अगर आप कहेंगे कि 40 किलो वजन डाल के 40 किलोमीटर दौड़ लो, तो शायद वो पॉसिबल मेंटली नहीं है। बट जब आप अकेडमी जाते हैं तो हर कैडेट को ये एक टेस्ट है जो क्लियर करना होता है, जिसको हम रन बैक कहते हैं। तो वो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि, और आपके शरीर की क्षमता आपको रियलाइज कराते हैं कि आपके शरीर में इतनी क्षमता है, आप कर सकते हैं। एकेडमी का और ट्रेनिंग टाइम के रूल्स ये होते हैं। फिर आपकी, क्योंकि एकदम से आपके पास बहुत पावर अथॉरिटी आती है, आप कल की तारीख में हथियार हैंडल करते हैं, आप कल की तारीख में मैन पावर हैंडल करते हैं। तो आपका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो स्टेबिलिटी आपके दिमाग में लाई जाती है, आपका ईगो किल किया जाता है। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, एकेडमी का बेसिक पर्पस ये होता है। उसके बाद जब आप अपने यूनिट को ज्वाइन करते हैं, या जब आप उस कुर्सी पे बैठना शुरू करते हैं जहाँ पे आपको अपने जवानों के और जेसीओस के छुट्टी से लेके, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स से लेके, उनके खान पान से लेके, उनकी हाइजीन से लेके, और मतलब हर चीज़ एक घर के मुखिया की तरह आप जो देखते हैं, तो वो एक अलग प्रभाव होता है। वो पूरा इमोशंस से हाँ, हैंडल होता है। तो उसमें आपकी सारी मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं हर प्रकार की, वो सारी टेस्ट हो जाती हैं। तो आप एकेडमी की ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल जो सर्विस होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। फिर उसमें और भी कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं। कई लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ में पोस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे उनको
उस तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं जो ध्यान में रखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप अपने आप नहीं, आपके साथ आपके और जवान भी हैं जिनकी लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में। आपने किसी को गलत जगह भेज दिया या गलत टाइम पे भेज दिया और कुछ हादसा हो गया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये मेंटल प्रेशर्स भी होते हैं वहाँ पे। तो अलग अलग जगह का अलग अलग है और हिसाब किताब। अच्छा सर, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ, जैसे एक लंबे समय हो गया आपको काम करते हुए, तो आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि ये चीज़ नहीं ट्रेनिंग में हुई, इसको ट्रेनिंग में होना चाहिए था, ट्रेनिंग में ये सिखाया जाना चाहिए था, ये तो कुछ नया है, ऐसा कुछ कि ट्रेनिंग में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन किया जाए या ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें घटाई बढ़ाई जाए, ऐसा कभी कुछ फील हुआ कि ट्रेनिंग में कुछ चेंज की ज़रूरत है? ट्रेनिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करके और बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है जिसको एसएसबी कहा जाता है, एसएसबी भी एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा सोचा समझा मेथड है। इसमें कोई भी चेंजेस अगर आप करेंगे उसमें गलत होगा। इट इज़ द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिस। आपको 5 दिन तक लगातार आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, आपको देखा जाता है आप इस पद के लायक हैं या नहीं हैं। बाकी कोई भी सरकारी इंटरव्यू इतना लंबा नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी कई सारी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब तक आप एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं होते तब तक आप उसके ऊपर की ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले देखना होता है कि आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए कि नहीं, कि जहाँ पे आप ट्रेनिंग हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। एसएसबी सिलेक्शन का प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप सर्विस में आते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बदलाव आना चाहिए। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि आज की तारीख में शायद फौज को एक सचिवालय या मंत्रालय के हिसाब से देखा जाना शुरू कर दिया गया है, कंपेयर करना शुरू कर दिया गया है कि यहाँ पे तो ये फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ क्यों हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों है, वहाँ पे वैसा क्यों है। और फौजी भी एक तरह की नौकरी कर रहे हैं, उनको भी तनख्वाह मिल रही है और उन्होंने अपना करियर खुद चूज़ किया है। सारी चीज़ों को अग्री करते हुए मुझे ये कहना है कि आप फौज को सचिवालय की तरह एक नहीं रन कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे एक लाइफस्टाइल ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। व्यक्ति अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रह के नौकरी कर रहा होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में कर रहा होता है, बहुत ही अंडर स्ट्रेस, अंडर इमोशनल प्रेशर कर रहा होता है। प्लस उसके अंदर उस वक्त जब झंडारोहण होता है, आप शायद विश्वास करें या ना करें, बट रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 26 जनवरी या 15 अगस्त को यहाँ पे बहुत लोग झंडारोहण करते हैं, मुझे नहीं पता किसके रोंगटे खड़े होते हैं, बट वहाँ पे हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े होते हैं जब आप फील्ड में झंडारोहण करते हैं। तो वो जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी हैं, और नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि माइंड में रखते हुए हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सर, आपको देशभक्ति के अलावा ऐसा कौन सा वर्च्यू लगता है जो आर्मी में और नॉन आर्मी पर्सन्स में होना चाहिए, जो आर्मी में होता है और नॉन आर्मी पर्सन्स में नहीं पाया जाता? आर्मी पर्सनल कहाँ से निकलते हैं? नॉन सिविलियंस। आर्मी पर्सनल से निकलते नॉन हैं। आर्मी। रिटायरमेंट के बाद वो आर्मी पर्सनल क्या हो जाते हैं? फिर से नॉन आर्मी। फिर से नॉन आर्मी पर्सनल हो जाते हैं। तो ये तो व्यक्तित्व तो सब वही है। काम के समय आपकी मानसिक स्थिति सिर्फ बदलती है। जब आप, जो आर्मी पर्सनल होते हैं वो भी 18 साल तक एनडीए के लिए और 21 साल तक सीडीएस के लिए और टेरिटोरियल आर्मी के लिए थोड़ा ज़्यादा एज सिविलियंस ही काम कर रहे होते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस कैसे मैं बताऊं? वहां पे आपका देश सेवा आपका काम हो जाता है, यहाँ पे देश सेवा आपकी मानसिक स्थिति होती है। तो मानसिक स्थिति तो दोनों जगह सेम है। वहां पे आपको उसको प्रूव करने का एक मौका मिल रहा है। यहाँ पे आप क्योंकि दूसरे कामों में उलझे हुए हैं, तो आपकी आपकी जो रिस्पेक्ट है आपके देश के लिए और जो आपके झंडे के लिए या आपके बाकी पॉपुलेशन के लिए, वो थोड़ी, हाँ, संविधान के लिए वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी थोड़ा सा अप डाउन कह सकती हैं आप, जिसको कि मैं अप डाउन भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मानसिक देशभक्त तो सभी हैं, किसको अपने देश से प्यार नहीं है। बट वहाँ पे हाँ, आपके पास काम वही होता है।
करने के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा सर मैं बैक में जाना चाहूंगी, जब आप नहीं आर्मी में थे, फिर आप आर्मी में आए, और अभी अगर आप तीनों फेज को कंपेयर करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या डिसिप्लिन ऐसा था कि आप आर्मी के में आने के बाद ज्यादा डिसिप्लिन हुए हैं, या हमेशा से थे? कुछ नेचर में परिवर्तन, कुछ बिहेव में परिवर्तन, कुछ वर्क अफेक्शंस में परिवर्तन, ऐसा कुछ आप अपना मतलब ये पर्सनल फीलिंग आप अपनी बताइए। अच्छा, कुछ इंस्टेंसेस मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन के। उसमें ये हुआ कि कई बार जब मैं कहीं पे किसी पार्टी में या कहीं पे ऐसे किसी ओकेजन पे जाता था, तो कई बार मेरे शायद पहनावे की वजह से लोग मुझसे पूछते थे कि आप फौज में हैं? तो मैं कहता था नहीं साहब, फौज में तो नहीं हूँ। तो मैं फिर आके इंट्रोस्पेक्शन करता था, मैं सोचता था इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, क्या मेरा बिहेवियर वैसा था, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, क्या मेरा पहनावा वैसा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद मैं उस तरीके से बिहेव करता हूँ क्योंकि शायद बचपन में उस चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर ऐसा पड़ा हो, या मैंने उस तरीके के लोगों को अप्रिशिएट किया हो कि अब मैं उसी तरीके का पहनावा पहनने लगा, या मैं उसी तरीके से बात करने लगा, या मेरे ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट शायद ज़्यादा रहा हो। तो अगर इतना ज़्यादा इफेक्ट था तो पहला मौका जो मुझे टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने का मिला, और मैंने पहले अप्लाई कर दिया। और क्या ये जिसको मोटिवेशन का कारण भी बना मोटिवेशन किस चीज़ का? आर्मी ज्वाइन करने के लिए कि मोटिवेशन लोग तो हमेशा पहले? से था। अच्छा, वो मोटिवेशन हमेशा से था, और शुरू का समय निकल गया क्योंकि उस वक्त आप उतने कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। और शायद मैंने बहुत जल्दी शहर अपना लखनऊ छोड़ दिया था क्योंकि मेरी सहारा एयरलाइंस में नौकरी लग गई थी, और मैं बहुत जल्दी निकल गया था, 19 साल की उम्र में अपने घर से अच्छा, निकल मूलतः आप लखनऊ से ही हैं? गया। जी, मेरा ग्रेजुएशन यहीं से हुआ था, पहला बीकॉम यहीं से किया मैंने। उसके बाद फिर मैं मेरी फर्स्ट जॉब सहारा एयरलाइंस में थी, और उसके बाद मैं आगे आगे प्रोडक्शन हाउस, और फिर फौज, और फिर लॉ, ये सब धीरे धीरे इन लाइन आता चला गया अपने आप। और हाँ, कहीं ना कहीं वो एक हमेशा मन में एक रह गया था कि वर्दी नहीं पहन पाए, वर्दी नहीं पहन पाए। तो जैसे ही पहला मौका मिला, मुझे पता नहीं था टेररिस्ट गुलामी के बाद, मैंने अखबार में पढ़ा एक बार, और फिर मुझे पता लगा कि ये भी एक मौका है, तो मैंने वो अप्लाई किया, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो वो शायद डेस्टिनी में कहीं लिखा होगा, तो हो गया। अच्छा सर, सेना में आप मेजर के पद पे रहे। मेजर कहीं ना कहीं लीडरशिप का रोल होता है, तो एक लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और जो अमूमन लीडर होते हैं उसमें एक लीडर की क्वालिटीज कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ मैडम ये इक्वल है? फौज में जो जिसको हम लोग जूनियर लीडरशिप कहते हैं, जो कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर एंड इवन टिल लेफ्टिनेंट कर्नल, ये जो लीडर्स होते हैं, ये इनका डायरेक्ट टच जवानों से होता है। ये साथ में हमेशा रहते हैं, हमेशा साथ में खेल प्रकरण जितने भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक लेवल के बाद आप फुल कर्नल, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स जब आप हो जाते हैं, तब आपका वो इंटरेक्शन जवानों के साथ नहीं रह जाता क्योंकि आपका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, मैक्रो लेवल पे आ चुका होता है। तो यंग लीडरशिप या जूनियर लीडरशिप जिसको कहते हैं, वो यही पोस्ट्स होती हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सिमिलरली सेम केस आप अगर आईपीएस ऑफिसर्स का भी देखें, सबसे ज़्यादा एक्टिव एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है। एसपी साहब जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं, और सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने वाले आदमी होते हैं। और उनके नीचे उनके डिप्टी एसपीज या एएसपीज जो भी होते हैं वो लोग। बट जैसे ही आप डीआईजी बनते हैं और जैसे ही आप आईजी बनते हैं, तो एक अलग आपका काम, आपका एक सोशल दायरा अलग। सोशल दायरे को तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि आपका एक सोशल फैब्रिक जो है वो चेंज हो जाता है पूरा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज बदल जाती हैं। आप ग्राउंड पे नहीं काम करते, आपके अंडर भले भले ही कितने भी एसपीज हो, बट आप उतना ग्राउंड पे काम नहीं कर पाते। सेम केस आर्मी में भी है। तो ये जूनियर लीडरशिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो ब्रिजिंग ऑफ गैप होता है बिटवीन द टॉप लीडरशिप एंड द जवान्स, ये फुलफिल करते हैं ये जूनियर लीडरशिप। और ये रोल बहुत अच्छी तरीके से प्ले करते हैं हमारे जेसीओस, क्योंकि वो गैप, वो जवानों और ऑफिसर्स के बीच का जो गैप होता है उसको कंप्लीट करते हैं। और फौज में दो तीन चीज़ें होती हैं। फौज में बहुत ज़रूरी होता है रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर सीनियर्स, जो कि एकेडमी में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपके अंदर घुसा दिया जाता है। और दूसरी चीज़ लव फॉर योर कंट्री। यही दो चीज़ें मोटिवेशन होती हैं।
अच्छा सर, फौज के साथ साथ फैमिली कैसे बैलेंस करते हैं? थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फौज तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि जब इंसान समाज से ही कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रहता है। आजकल जो पुलिस में है या जो टीचर है या जो जॉब में है वो भी अपनी फैमिली को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, इसलिए भी जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी बिटिया यूपीएससी की तैयारी कर रही है, हालांकि आप लगते नहीं है पापा लेकिन आपकी बिटिया यूपीएससी की तैयारी कर रही है और मैं मिली हूँ उससे। तो मैंने देखा है आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छा कल्चर। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप अभिभावकों को बताएं कि कैसे आपने मैनेज किया चीज़ों को। आजकल जो दुनिया बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, मीडिया का ज़माना है, रील का ज़माना है, तो रील और रियल लाइफ इन सब चीज़ों में एक अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए, और फिर एक फौजी जब अभिभावक हो तो क्या भूमिका होनी चाहिए? दो चीज़ें होती हैं। एक तो फौजी के लिए कुछ भी बदला नहीं, क्योंकि वो पहले भी अपनी फैमिली से काफ़ी डिस्टेंट रहता था और आज भी वैसे ही रहता है। फ़र्क आप जो कह रही हैं सिविल स्ट्रक्चर में जो फ़र्क आया है, जहाँ पे आज की तारीख में आप कह रही हैं कि कुछ और गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं जो समय नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। और क्योंकि काम बढ़ गया है। हम्म, पहले डिस्ट्रिक्ट्स का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे करके डिस्ट्रिक्ट्स का साइज़ छोटा किया गया, क्योंकि अब उतना हैंडल करना मुश्किल हो गया। पहले यूपी में सिर्फ एक आईजीपी हुआ करते थे, 5 डीआईजीज होते थे, और उत्तराखंड भी मिला हुआ था, 5 डीआईजीज और एक आईजी साहब मिलके पूरा स्टेट रन करते थे। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं ओवर टाइम, बदलाव आते ही रहेंगे। एंड मैं तो, ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर की कृपा रही है कि पहली चीज़ तो मैं रिजर्व फोर्स में रहा हूँ, तो मैं फुल टाइम बाहर फौज में नहीं रहा, तो मेरा परिवार के साथ जो टाइम था वो ऑब्वियसली ज़्यादा निकला कंपेयर टू अ रेगुलर ऑफिसर जो पूरे 12 महीने सर्व करते हैं। दूसरी चीज़, ये तो बच्चों का जो रिएक्शन होता है और बच्चों के जो संस्कार होते हैं, ये ऊपर वाले की कृपा है। एक ही घर में, एक ही माँ बाप के दो बच्चे दो अलग अलग तरह के निकल जाते हैं। हाँ, इस तो बात से इस बात को तो आप अपनी तरफ से कोशिश हम लोग कर सकते हैं कि उनको जितनी अच्छी चीज़ें सिखाई जा सकें, जितना मोटिवेशन दिया जा सके, और गलत और सही का फ़र्क का ज्ञान उनको देना जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कितना लेते हैं वो उनके ऊपर है। तो मेरी बच्ची इतनी अक्लमंद है कि उसको ये चीज़ें समझ में आई, आई एम ग्लैड, और ये ऊपर वाले की कृपा है। और थोड़ा सा सर मीडिया के बारे में बताइए बच्चों को। जैसे आप बेटे के हाथ से फोन तो नहीं छीन सकते, जाहिर सी बात है, आज के टाइम में बहुत सारी लाइव क्लासेस, लेकिन फोन उसके हाथ में हो उसके बाद भी उसको फोन की लिमिटेशंस पता हो, अभिभावक कैसे अपने बच्चों को इस बात के लिए समझाएं? फ़ोन अब एक तरीके का एडिक्शन हो गया है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं आपकी, आपके कॉन्वर्सेशंस, आपके दोस्त, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फेसबुक पे आपको सबकी बर्थडे उसी से याद आती हैं। जैसे हम लोगों को पहले नंबर याद होते थे अपने दोस्तों के, 5 डिजिट के लैंडलाइन नंबर्स होते थे, सबके नंबर याद होते थे, मिलाते थे ना, हमारे पास डायरी होती थी ना हमारे पास कुछ होता था। आज वो पॉसिबल नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलती रहेंगी, और आगे चल के तो आपको थोड़ी सी टेक्निकल फ्रीडम बच्चों को देनी पड़ेगी, बट हाँ, उसका एक लिमिट कहाँ तक है ये उनको समझाना पड़ेगा। मेरी बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वो जब भी अपनी कोचिंग या कहीं भी पढ़ने जाती हैं तो वो अपना नॉर्मल फ़ोन लेके जाती हैं, स्मार्टफ़ोन नहीं ले जाती हैं, ताकि उनको खुद ये पता हो कि वो डिस्टर्ब होती रहेंगी खुद भी। तो मैंने ये बताया, मैंने कहा कि अगर जाओगे तो मन करेगा कि उठा के देखें किसी का मैसेज तो नहीं आया, जो कि हम लोग की आदत में शुमार हो चुका है। तो अगर उस चीज़ से बचना है और उतना समय पढ़ाई को देना है तो जाओ, कराओ, लौट के आके देख लेना क्या क्या मिस हुआ है। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉल मिस होगा या कुछ ऐसी अर्जेंसी होगी तो लोगों के पास हमारे नंबर भी हमें मिला सकते हैं। रात के 10 बजे के बाद जब वो सोने जा रही होती हैं या जब उनका समय होता है, वो आके अपना फ़ोन मेरे पास रख देती हैं और जाके सो जाती हैं। क्योंकि हम लोग की एक और बहुत गंदी आदत है, सोने से पहले फ़ोन लेके उस पर बातें करते रहना, अपने दोस्तों को मैसेज करना, क्योंकि वही समय मिलता है अब। समय भी हर चीज़ के लिए कम हो गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं भी कई बार दिन भर किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता, तो मैं रात में फ़ोन मिला के बात कर लेता हूँ। तो वो कुछ प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें भी बदल रही हैं, कुछ डिपेंडेंसी बढ़ रही है। उन सब चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अ, एक शब्द जो इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करता है वो है बैलेंस। तो आप जितना अच्छा बैलेंस कर सकें अपनी लाइफ़ को इन सब चीज़ों के साथ होते हुए भी, वही ट्रिक है। आजकल बहुत सारे टेक्निकल चेंज आ रहे हैं, तो इसमें भारतीय सेना कैसे डील कर पा रही है, भारतीय सेना उसके साथ कैसे तालमेल बिठा रही है? जैसे साइबर थ्रेट वगैरह आते हैं, पहले जब, जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग जो है भारतीय सेना की आज भी
मतलब हजारों सालों से जैसे चली आ रही है वैसी चल रही है, चीजें चल रहा है। तो अब जो नई नई चेंजेज आ रहे हैं, भारतीय सेना इस पे कैसे अपना तालमेल बिठा पा रही है इसके फौज एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे जितना भी उसमें चेंजेस करती रहिए, अपने स्ट्रक्चर में, अपने तौर तरीकों में जितना भी दुनिया चेंजेस करती रहे, हम फौज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। फौज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अपना अपना काम है, और वही काम वो अपने अपने डिपार्टमेंट में बढ़ाते जा रहे हैं या अपग्रेड करते जा रहे हैं। पैदल सेना, थल सेना जिसको आप कहते हैं इन्फेंट्री, बारे में? इन्फेंट्री का काम है बंदूक लेके जाना, आदेशों का पालन करना, या तो जाके कहीं पे ग्राउंड को होल्ड कर लेना, या जाके अपना कहीं पे एरिया डोमिनेशन, अपना वर्चस्व स्थापित कर लेना। हम वही करेंगे। हमारा टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। हमारे पास नई तरीके की बंदूकें आएंगी, उन बंदूकों को चलाने के तरीके हमें बताए जाएंगे, हमारी ट्रेनिंग होगी, हम वही चलाएंगे। तो ये इन्फेंट्री का काम। जैसे आप साइबर थ्रेट की बात करती हैं, हाँ, साइबर थ्रेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि उसका हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं। हमारे साथ और भी कई न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। उनके ऊपर थ्रेट ये होता है कि उनका कंट्रोल ना कहीं पे हो जाए। जो पुराने ज़मानों में हम मोगैम्बो की पिक्चरें देखा करते थे, वो आज की तारीख में कुछ हद तक सही होता जा रहा है। बट कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें तो बहुत पुरानी है, और जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है। वो हमसे कई साल आगे चल रहे हैं, और हमारी कंट्री में जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो साइबर से रिलेटेड हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो बहुत हमसे आगे चल रहे हैं, और उन्होंने सब सब चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में हैं। वी आर ऑल सेफ। बट हाँ, गलत हाथों में, अगर मैं कहूँ, पॉपुलेशन, अपनी सिविल पॉपुलेशन जितनी भी है, या बच्चों के हाथ में जो फ़ोन्स हैं आज की तारीख में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट नहीं है। देयर इज़ नो प्राइवेसी। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या आपकी कोई भी कंटेंट जो है, जो जो कि आपके फ़ोन पे है, उसको एक्सेस किया जा सकता है, लीगली या इलीगली। लीगली तो आप, जब क्राइम होता है तो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो निकाल ही लेती हैं, वो लीगल तरीका होता है। एथिकल हैकर्स भी होते हैं जो एथिकली आपके फ़ोन को हैक करते हैं ऑन ऑर्डर्स बाय द गवर्नमेंट, और इलीगल हैकर्स भी होते हैं उसी तरीके के, जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन जो है आपके बारे में, दैट इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। तो जितना डेटा आपको लगता है आपका फ्री है, वो जितना भी डेटा आपको लगता है आपका अपना है, प्राइवेट से सिक्योर्ड है, वो नहीं है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज में आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको उसकी रिपरकशंस नहीं पता होते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। हम करते जाते हैं, अरे देखी जाएगी। आजकल के जो यूथ में जो खून में ये चीज़ है कि देखा जाएगा, देखेंगे क्या होगा, वो आगे चल के काफ़ी सफ़र करते हैं, क्योंकि वो जब रिपरकशंस उसके वापस पलट के आते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है, और वो फिर उस चीज़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक इस बारे में थोड़ा सा वी हैव टू टेक केयर। सर, एक योजना आई अग्निवीर, हालांकि काफी बड़े स्तर पर इसकी सराहना भी हुई, बड़े स्तर पर इसकी आलोचना भी हुई। आप आर्मी अफसर होने के नाते इसको कैसे देखते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आता है, तो वो 7 साल के लिए आए, चाहे 20 साल के लिए आए, चाहे 25 साल के लिए आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम उसकी मानसिकता का एंटिसिपेशन करके और परेशान हो रहे हैं कि वो सोचेगा कि 7 साल में मुझे जाना है, मैं क्यों करूं। ये तो उसके सोच, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अग्निवीर स्कीम, कोई सरकार कोई भी स्कीम शुरू करती है, उसके ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसके ऊपर बहुत चीज़ें सोच विचार होते हैं, बहुत चीज़ें सोची जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी स्कीमें सक्सेसफुल होती हैं, मगर ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। अग्निवीर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, अगर इसके रिपरकशंस ठीक नहीं होंगे तो सरकार अपने आप बदल देगी। उसके ऊपर इतना हो हल्ला और शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर से ही हम लोग सीखते हैं। और अपने अपने जजमेंट्स दे देना शुरुआत में,
मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी की बात है। और इसमें थोड़ा समय हर चीज़ को देख देख के देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कई जगह सक्सेसफुल भी रहा है। टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट भी हर जगह, हर कंट्री में टेरिटोरियल आर्मी रही है। यूएस की आधी आर्मी टेरिटोरियल आर्मी है। इससे देश का पैसा बचता है। गवर्नमेंट एक्सचेकर जो है वो पैसा बचाता है। ट्रेंड लोग आपके ऑलरेडी बैठे होते हैं, जिनको आप वॉर के टाइम पे बुला सकते हैं, जिनको तो इस तरीके की एक्स्ट्रा मैन पावर ट्रेंड आपके पास रहती है, तो व्हाई नॉट। सिमिलरली अग्निवीर जो हैं वो भी आपकी ट्रेंड मैन पावर है। जब वॉर होती है, इमरजेंसी कमीशंस होते हैं, आप इमरजेंसी कमीशन में लोगों को कमीशन करते हैं। आपके पास अग्निवीर होंगे जिनको कि इमीडिएटली रिकॉल किया जाएगा। कभी वॉर होती है, आपके ये यंगस्टर्स जो हैं ये तैयार बैठे हैं, इनको आती हैं सारी चीज़ें, इनको टैक्टिक्स सिखाई गई हैं, इनको वेपन हैंडलिंग सिखाई गई है, सारी चीज़ें पता है। तो आपकी अगर मैन पावर ट्रेंड है, आपके आपका यूथ अगर ट्रेंड है, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, इसमें जो अग्निवीर वाली योजना आई, इसमें काफ़ी करप्शन भी सुनने में आया। करप्शन इन द सेंस, बच्चे खुद को अग्निवीर का जो बैच होता है उसको छिपा के खुद को परमानेंट आर्मी अफसर दिखा करके शादी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो अग्निवीर है, 4 साल बाद इनकी नौकरी चली जाएगी। तो वो केसेस डाइवोर्स तक जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस को एक्सक्यूज़ नहीं माना जा सकता। आप अगर कहीं शादी कर रहे हैं, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि परिवार जुड़ते हैं आपस में, तो उस वक़्त आपको बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी होता है। अगर आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। एक व्यक्ति अगर कह रहा है कि मैं रेगुलर आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं अग्निवीर नहीं हूँ या जो भी है, और अग्निवीर है तो भी क्या बुराई है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अग्निवीरों में शादी नहीं करनी है तो आप मत करिए। आप उसके बारे में बैकग्राउंड चेक तो आपको खुद को करना पड़ेगा। कोई झूठ बोल रहा है, आप कहिए झूठ बोल के मेरा मेरा स्कूटर छीन के भाग गया, ये तो आपकी केयरलेसनेस है कि वो आपका स्कूटर छीन के भाग गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको मैं यही कहूँगा कि ये तो और ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की बात है, इसमें फ़ौज का कोई लेना-देना नहीं है। फ़ौज अपनी एक स्कीम रन कर रही है। अब ये जो फ्रॉड हो रहे हैं या इस तरीके की जो चालबाजियाँ लोग कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई केस बनता है तो इसमें ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट्स का काम है उसको हैंडल करना, या उस तरह की सज़ाएँ बनाना कि आदमी डेटरेंट फ़ील पर करे और सर, ना करे। आपको नहीं लगता कि एक अग्निवीर जब ऐसी हरकत करता है तो आर्मी का मतलब होता है विश्वास। जैसे 10 पुलिस के लोग खड़े हों, एक सिविलियन जाए तो वो पुलिस पे भरोसा नहीं करेगा, आर्मी अफसर पर करता है। ये सिविलियन के अंदर एक मानसिकता होती है कि वो पुलिस की वर्दी से ज़्यादा आर्मी की वर्दी पहने हुए व्यक्ति पर भरोसा करता है। तो जो अग्निवीर की वजह से ऐसे वाक़ये हो रहे हैं समाज में, इससे कहीं न कहीं आर्मी की छवि नहीं धूमिल होगी? नहीं, आर्मी की छवि धूमिल इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक आदमी की वजह से क्या होता है, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? दोनों यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ हैं। एक जो है वो आपसे दूर रहती है, दूर के ढोल सुहाने, और एक जो है जिसकी डीलिंग आपसे रोज़ होती है। जब आप बच्चे 12-14 साल के लड़के जब नई मोटरसाइकिल बिना लाइसेंस के चलाना शुरू करते हैं, तब से उनके मन में वो डर पैदा होता है कि कांस्टेबल पकड़ लेगा, और वो उनके पहले छोटे-मोटे ऑफेंसेस होते हैं, क्राइम्स भी नहीं कहेंगे, ऑफेंस होता है। तो ये छोटे-मोटे ऑफेंसेस के साथ हम लोगों ने जीना शुरू किया। हमारी मानसिकता जो थी वो हमेशा से यही थी कि सबसे पहले इनसे डील करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो चीज हो गई कि जिसके साथ रोज डील करना है उसके साथ डील करना सीख लिया है। पुलिस के साथ तो ये है भी कि पुलिस के बिना कोई काम नहीं होगा, लेकिन इज्जत नहीं देंगे हम पुलिस हाँ, का, तो भरोसा वो नहीं एक करेंगे। माहौल जो बन गया है, जो एक तरीके का बन गया। आप कहेंगे कि पुलिस वाले भी करप्ट होते हैं, सारे तो नहीं होते होंगे, बट वो गेहूं के साथ तो घुन पिसा ही। तो करप्शन है, करप्शन कई जगह नहीं भी है। तो इसी तरीके से फौज के साथ क्योंकि लोगों की उतनी डीलिंग नहीं रही है, और फौज की ट्रेनिंग भी इस तरीके से आपको दी जाती है कि आप गलत काम करने से पहले 4 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो फौज के पनिशमेंट्स होते हैं वो शुरू से यही चीज़ सिखाई जाती है। ट्रेनिंग जो आप पूछ रही थी, एकेडमी में जो बातें होती हैं वो यही चीज़ होती है कि आपका ईगो किल कर दिया जाता है। हम क्राइम ऑफेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हम ईगोइस्टिक होते हैं। मेरे चाचा एमएलए हैं, मेरे फला वो हैं, मैं तो चलाऊंगा बिना लाइसेंस के। ये जो ईगो लोगों का किल नहीं होता आज की तारीख में, ये बहुत बड़ा रीज़न है
इस तरीके के ऑफेंसेस का जो सड़कों पे होते रहते हैं, हर आदमी सड़कों पे या इवन घर भी टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईगो उसका कारण होता ईगोज है हैं। तो कि पत्नी को अलग ईगो है, पति को अलग ईगो है, या फिर कह सकते हैं कि खानदान परिवार के ईगो रहते हैं अलग अलग। तो इस नाते तो एक आदमी अक्सर बहुत अच्छी फैमिली डील कर सकता है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक ही आंसर होता है और वो है बैलेंस। बैलेंस। फौज में डिवोर्स नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं है, डिवोर्सेस वहाँ पे भी हो रहे हैं, बट द ओनली फैक्ट इज कि वहाँ पे डीलिंग एक तरीके की फ़र्क है, मेंटल डीलिंग फ़र्क है। आपको शुरू से आपका ईगो किल कर दिया जाता है, तो जो चीज़ें हैंडल करी जा सकती हैं एक मेच्योरिटी के साथ, वो एक आर्मी ऑफिसर शायद कर पाता है। पुलिस वाले इतने प्रेशर में काम करते हैं, उनको रोज एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाना होता है, क्योंकि उनके पास आदमी तभी आता है जब परेशान होता है, या उनके पास आदमी तभी आता है जब वो मेंटली डिस्टर्ब होता मेंटली है या कोई डिस्टर्ब होता है। क्राइम के साथ। क्राइम। उनके पास अच्छी खबरें तो सुबह से लेकर शाम तक नहीं आती। तो ऐसी मानसिकता में काम करने से मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ता है, और उसका भी हमें थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक बुरी खबरें नहीं आती, हम एक अच्छे माहौल में काम करते हैं। अच्छा, हम क्या आर्मी की भी ड्यूटी पुलिस की तरह 24/7 है? हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। इमेज की बात चल ही रही है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्मी की इमेज क्या है, क्योंकि नेशनल स्तर पर पुलिस की इमेज तो बड़ी खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप समझिए, अगर आप स्कॉटलैंड जाती हैं, यूएस जाती हैं, जिससे बहुत उनकी पुलिस सबसे अच्छी मानी जाती थी, स्कॉटलैंड यार्ड जिसको कहते थे, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट, और उनकी बहुत इज्जत थी, पूरे पूरी दुनिया में उनकी इज्जत थी। और आज भी अगर यहाँ से कोई आईपीएस ऑफिसर जाता है उस और एक फौजी जाता है, तो दोनों की आई थिंक इन फॉरेन कंट्रीज बराबर इज्जत है, क्योंकि वहाँ का माहौल फ़र्क है। वो एक कर्नल साहब को उतनी रिस्पेक्ट देंगे जितनी एक आईजी साहब को देंगे, क्योंकि उनके यहाँ उनके यहाँ ये डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि शायद उसके कई रीजंस हो सकते हैं। उनके पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, उनके कल्चरल रीजंस हो सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है जो कि मैनेजेबल होती है वहाँ पे। हमारे यहाँ इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता लॉज का, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास मैन पावर कम है। बॉम्बे में अगर आप देखें, सॉरी मुंबई जैसे शहर में अगर आप देखेंगे, तो एक एक बिल्डिंग 50-50 फ्लोर की, 100-100 फ्लोर की, और कितने एरिया में 1 एकड़ ज़मीन में आपने एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग तैयार कर दी। उसमें वो पॉपुलेशन उसमें उतनी रह रही है जितने 10 गांव की पॉपुलेशन है, आपने 1 एकड़ में घुसा दी। अब उसी एरिया का जो डीसीपी होगा या जो भी होगा, उसके पास सोचिए प्रेशर कितना हो गया। सो कंसिडरिंग दोज फैक्ट्स, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और दूसरी कंट्रीज़ में वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ के माहौल अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग हैं, और आई थिंक रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म फोर्सेस को, दोनों को ही हर इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी मिलती है। अच्छा सर, आप सिनेमा से जुड़े रहे हैं, तो कहा जाता है कि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है। तो अब जब इमेज की बात चल ही गई है तो फिर से कि सिनेमा कहाँ तक की रोल क्रिएट करता है कि पुलिस और आर्मी की इमेज क्या होनी चाहिए? क्या आप ये मानते हैं कि सिनेमा भी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि पुरानी मूवीज देखते हैं तो अगर गुंडा है तो मतलब ठाकुर होंगे। नहीं, अगर इस टाइप का होता था ना पुरानी मूवीज में, काफी चीजें चेंज हुई। अभी अगर कोई आतंकवादी है इसका मतलब मोहम्मदन होगा, ऐसा मूवीज में दिखाया जाता है। तो क्या आप ये नहीं, मानते हैं, क्योंकि आप दोनों ही चीजों से जुड़े रहे हम हैं लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें घुसा दी गई हैं, हम लोग सिनेमा के के माध्यम से? सिनेमा के बाद। जैसे मैंने आपसे बहुत पहले शुरुआत में कहा था कि शायद मैंने बचपन में कुछ ऐसी पिक्चरें देखी हूँ जिस वजह से मैं उस तरीके से आर्मी की तरफ। बिहेव करने लगा या उस तरीके के कपड़े पहनने लगा, जबकि मैं फौज में नहीं था। लोग पूछते थे मुझसे कि आप फौज में हैं, क्योंकि शायद मेरा पहनावा वैसा रहा होगा। ये जो जब डेवलपिंग ब्रेन होता है बच्चों का, जब वो ग्रो कर रहा होता है, उस जमाने में जो चीजें छप जाती हैं आपके दिमाग में वो रह जाती हैं। तो सिनेमा हाँ, रोल तो बहुत अच्छा प्ले मुझे भी करता याद आता है, कोई मूवी देखती थी, अगर मुझे कैरेक्टर का रोल समझ में आता था, अच्छा लगता था, तो मुझे लगता था कि मैं वैसा ही बिहेव करने लगी हूँ। है। हाँ, तो ये तो हम अडॉप्ट करते हैं, adopt करते एज हैं। एज ह्यूमंस हम उन आदतों को अडॉप्ट करते हैं। क्यों हम अपने पेरेंट्स की तरह बात करने लगते हैं, क्यों हम अपने पेरेंट्स की जैसी हैबिट्स हमारे अंदर आ जाती हैं। कुछ डीएनए का रोल होता है, कुछ देख के आप देख के सीखते हैं। सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिनेमा एक बहुत बहुत अच्छा माध्यम है आपके घुसा देने का दिमाग में चीज़ों को।
बट जो मेच्योर पॉपुलेशन होती है, जो एक तरीके से ऑलरेडी ब्रेन्स डेवलप हो चुके हैं, वो उनके ऊपर इफेक्ट कम होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम अमिताभ बच्चन को ही देखते हुए बड़े हुए, तो हम अमिताभ बच्चन ही बनना चाहते थे, या हम ब्रूस ली को देखते बड़े हुए तो ब्रूस ली ही बनना चाहते थे। हर बच्चा जाता है कहीं ना कहीं ताइक्वांडो जूडो सीख ही लेता है कभी ना कभी, चाहे 5 ही दिन के लिए जाए, जाता जरूर है, कहीं ना कहीं सीखता है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रभाव डालती हैं। अब आज की तारीख में ये तो पुरानी बात हो गई हमारी जनरेशन की, क्योंकि हमारी जनरेशन में और कुछ था ही नहीं। हमारी जनरेशन में लैंडलाइन फ़ोन थे, और हमारी जनरेशन में दूरदर्शन था। दूरदर्शन जो हमें दिखा देता था हम वो देख लेते थे। मैं भी पहले न्यूज़ बहुत देखता था, फिर मैंने एक समय आया जब मैंने देखा कि मैं पूरे टाइम एक बहुत ही चिड़चिड़े माहौल में रहता हूँ, क्योंकि न्यूज़ इतनी नेगेटिव होती जा रही थी कि वो मेरे ऊपर प्रभाव डालने लगी। फिर मैंने न्यूज़ देखना कम किया, न्यूज़ देखना बंद किया थोड़े दिन, क्योंकि मैंने कहा कि इससे मेरा पूरे टाइम मूड खराब रहता है। कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया, वहाँ आग लगी, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपके पूरे माहौल नेगेटिव हो जाता। फिर मैंने उसको उसको कंट्रोल किया। तो फिर आप ये मानते होंगे कि एनिमल जैसी मूवीज बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती होंगी? डाल सकती हैं। आप अपने आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। अगर आप YouTube पे एक्सीडेंट के ही वीडियोस देखते रहते हैं तो आपकी मानसिकता को पोर्ट्रे करता है कि आपको वो चीज़ पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आ रही है तब कौन रोक पाएगा? तो आपको खुद रोकना होता है। अगर आपके अंदर उतना बैलेंस हो, थोड़ा सा पेरेंटल गाइडेंस, थोड़ा सा आपका अपना व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका एप्टीट्यूड, आपकी मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आपको पसंद क्या आता है। आप जितना लाइक करेंगे उस चीज़ को, उतना आप देखेंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप एक्सीडेंट वीडियोस देखते हैं तो आप देखेंगे, और आप बड़े हो जाएंगे तब तक देखते रहेंगे, क्योंकि अब वो आपका एक नेचर बन चुका है। तो इस आप सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे न्यूट्रल, हर तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। किसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है वो आपका समाज होता है। तो अब हम अगर समाज को गाली ही देते रहेंगे तो चीज़ें नहीं ठीक हो पाएंगी। तो जितने जो बुद्धिजीवी हैं, जो जिन लोगों के हाथ में कंट्रोल है, लाइक द गवर्नमेंट्स, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें और देखें कि किस तरीके की चीज़ें दिखनी चाहिए, किस तरीके की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। कुछ कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट जो कि करते ही हैं, कल्चरल इवेंट्स प्रमोट किए जाते हैं, सब चीज़ें प्रमोट की जाती हैं, बट विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, विद ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स, ये सब चीज़ें जो हैं टफ होती जा रही हैं। इसमें बैलेंस बनाना, इसमें लाइक डिसलाइक करना, ये सब चीजें बहुत टफ होती पहले बहुत आसान था, पहले शहर छोटे होते थे, लोग एक दूसरे को जानते थे, कहीं पे भी कुछ भी करते हुए आप दिख जाते थे तो आपके घर तक खबर आ जाती थी कि आपका लड़का वहां दिखा था। अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हाथ में मोबाइल आ चुका है, इंटरनेट फ्री है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब उसी तरीके से उसके तौर तरीके सोचने पड़ेंगे, उसी तरीके से उसको हैंडल करना है। अच्छा सर, आज के समय में जो आर्मी डिप्लोमेसी है, जो कॉपरेशन है, या इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे देखते हैं आप? अभी जो बांग्लादेश वाला मुद्दा चल रहा है, आपका व्यू जानना चाहूंगी थोड़ा सा बांग्लादेश। पड़ेगा। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी एक कंट्री में। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होती वो धीरे धीरे अपने आप को कंज्यूम कर लेती है। जैसे कहा जाता है दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन आर्मी, वैसे ही कहा जाता है पाकिस्तान आर्मी हैज़ इट्स ओन कंट्री। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनके यहाँ उनका पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं हुआ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करती है, क्योंकि हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। कोई भी हद से ज़्यादा आगे बढ़ के ना किसी को अथॉरिटी मिलती है, ना किसी को इतनी पावर दी जाती है। वो जो एक बैलेंस क्रिएट होता है दोनों चीज़ों में, वो चीज़ एक दूसरे को क्वेश्चन करते हुए लोग आगे बढ़ते रहते हैं। किसी को भी एक्सट्रीम पावर या अथॉरिटी देंगे तो दिक्कत होती है, जो कि अब बांग्लादेश में हो रही है शुरुआत, और जो कि पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान एज अ स्टेट काफ़ी हद तक कई चीज़ों में फेल हो चुका है, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो चुका है। अगर आप सारे अपना पैसा सिर्फ वेपन्स में लगा देंगे तो वो नहीं है तरीका एक कंट्री को रन करने का। और अब उनके पास
सर्वाइवल इज नॉट अ चॉइस। तो अब उनके पास, उनको यही नहीं पता उनको करना क्या है। वो जिस राह पे चल चुके हैं उससे ना तो पीछे आ सकते हैं, ना आगे जाने में उनको पता है नुकसान है, बट उनके पास तरीका वही है अभी। सिमिलरली बांग्लादेश इज हेडिंग फॉर द सेम थिंग। इफ वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, अभी तक सब स्टेबल था, सब चल रहा था, क्राइम कहाँ नहीं होता, कौन से समाज में गंदगी नहीं होती, हर जगह होती है। बट जब ये अति शुरू होती है तो ये एक देश को अंदर ही अंदर खा जाती है। दिस इज अ टर्माइट, जो कि वो अंदर ही, क्यों लोग वहां से भाग रहे हैं दूसरी कंट्रीज में? क्योंकि अनस्टेबल हो गया है माहौल। तो ये अनस्टेबल माहौल जो है ये उनके लिए खराब है। या तो या तो वो पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या फिर दे विल तो इम्प्रूव। क्या ये सच्चाई है, मतलब कि बांग्लादेश को बाहर के देश, दूसरे जो देश हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो गवर्न कर रहे हैं इसलिए वहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है, या फिर बांग्लादेश के अंदर के ही लोगों ने, जैसे आपने कहा समाज में गंदगी रहती, तो बांग्लादेश के अंदर के ही लोगों ने ये इतना ओवापोह की स्थिति बना रखी है? कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसके अलाइज नहीं है? हमारे अलाइज नहीं है, या हम किसी के अलाइ नहीं है, या दूसरी कंट्रीज के दोस्त दुश्मन नहीं है? ये तो एक फैक्ट है। इसको इसको आप कैसे डिनाई कर सकती हैं? और जो जिसको जहां से जो फायदा दिखेगा, अगर किसी कंट्री के पास कोई नदी नहीं है, उसके पास दो देश हैं, एक के पास पानी है एक के पास नहीं है, तो वो किससे दोस्ती करेगा? वो उससे करेगा कि लाओ भाई एक डैम से पानी कुछ हमारे यहाँ भेज दो, कुछ पानी हमारे यहाँ भी आ जाएगा। तो वो क्यों नहीं उसके सामने दब के रहेगा? वो क्यों नहीं उसके साथ दोस्ती करना चाहेगा? इस कंट्री से भी करेगा दोस्ती, बट इससे उसको वो फायदा नहीं है, उसको इमीडिएट रिलीफ तो वहां से मिल रहा है। तो इस तरह की कई चीजें फंसती हैं, विच आर पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, ज्योग्राफिकल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं एक कंट्री की थॉट प्रोसेस को, एक कंट्री को रन करने के लिए। हमारे साथ तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई थी, हमारा पार्टीशन हुआ, हमारे लोग इधर उधर चितर बितर हुए, उसके बाद किलिंग्स हुई पार्टीशन के टाइम। तो हम लोगों ने ख़राब समय देखा। वो प्लानिंग हम अंग्रेज़ों के ऊपर ब्लेम करते हैं, बट अंग्रेज़ों ने तो सिर्फ बताया था, किया तो हम ही ने था। तो उस वक्त हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई थी कि हम लोगों ने उस तरीके से बिहेव किया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को लेनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने वेपन्स की बात की, तो अक्सर हम लोग मूवीज में देखते हैं कि आर्मी वाले इसलिए युद्ध हार जाते हैं क्योंकि उनके वेपन्स खराब होते हैं। क्या ऐसा केवल पिक्चरों में दिखाया गया है या अंदर भी कुछ होता है? अगर कोई सिक्योरिटी पर्पज है तो मत पुरानी बताइए। कहानियां थी, अच्छा, पुराना ऐसा होता था। हम अभी भी दिखाएंगे हमारे पास नहीं है, बट क्या पता हमारे पास हो। तो ये ये चीजें डिस्कस करने वाली नहीं होती, बट वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमारे पास जितना रिक्वायर्ड है उतनी सारी चीजें हैं। डिस्प्ले करना ना करना इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, इज अ वेरी डेमोक्रेटिक एंड डिप्लोमेटिक डिसीजन, किन चीज़ों को आपको बताना है, किन चीज़ों को अच्छा, जब दिखाना है। मूवीज में अब दोनों चीजों से जुड़े हुए हैं तो मैं इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब मूवीज में ऐसा कुछ दिखाया जाता है जो आर्मी की छवि खराब कर रहा होता है, तो क्या आर्मी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इस पे? नहीं, लेटर ज़रूर जाता है। और जो भी प्रोडक्शन हाउस होता है जिसने कि बनाया होता है उस तरीके का, उनसे या तो कहा जाता है उस सीन को हटाइए, क्योंकि एक पोर्ट्रेयल बिना बात के, बिना बात के किसी भी चीज़ का पोर्ट्रेयल कर देना गलत है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, आप किसी को जब मलाइन करते हैं, किसी डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप उसके अंदर उसके जो एम्प्लॉयज़ या उसके जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उनको डीमोरलाइज भी कर रहे होते हैं। आप किसी को गलत तरीके से दिखाएंगे तो वो जैसे मैं जीप चलाता हूँ, तो लोग कहेंगे ये जीप वाले जो हैं सड़क पे बहुत गलत चलाते हैं, है ना? हम लोग कहते हैं ऑटो इनको वाले बहुत गलत बात, चलाते हैं। इनको चलाने की बिल्कुल। तो मैं हो सकता है अच्छी तरह चलाता हूँ, बट मैं काफ़ी डिमोरलाइज हो जाऊंगा, कहूँगा चलो अब जब मान ही लिया तो चलाता हूँ मैं गलत। वो चीज़ें जो है नहीं आनी चाहिए, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रिकल डाउन नहीं होनी चाहिए। और फौज जो है बहुत जल्दी इफेक्ट होती है, क्योंकि फौज इमोशंस पे काम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, फौज का हेडक्वार्टर्स कैन नॉट रन
भिलाई का सचिवालय और मंत्रालय, देयर इज़ अ डिफरेंस। उनकी काम करने की पद्धति अलग है, हमारी काम करने की पद्धति अलग है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं कि हमारी फला रैंक है तो हम आईपीएस के इस रैंक के बराबर हैं। भाई, आपकी इम्पोर्टेंस कहीं और है, उनकी इम्पोर्टेंस पब्लिक के बीच में है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, नहीं होता भी है। सैलरीज तो सबकी सेम ही है। और हाँ, बाकी यही है कि ये गलत तरीका है, तो उसको उस पे कहीं ना कहीं आपको डिस्गस्ट दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ये तरीका गलत है, और लोग मान भी जाते हैं, उसको हटाते भी हैं, ऐसा नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला। लेकिन फिर से मैं पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाऊंगी कि आपने एक सॉन्ग लिखा है आर्मी के लिए, जी जी और जी। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपसे सुनना चाहूंगी। बहुत सिंपल गाना मैंने टेरिटोरियल आर्मी के लिए लिखा था। वो भी इसलिए क्योंकि जो आसान गाने होते हैं गाने के लिए, वो जल्दी पकड़े जाते हैं, उनकी समझ जल्दी हो जाती है, और गाने में आसान होते हैं, तो सब लोग मिल के गाते हैं। तो क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है रिजर्व फोर्स का, और यहाँ पे हर देश के अलग अलग कोनों में से लोग आके ज्वाइन करते हैं। तो वो गाना कुछ इसी तरीके से मैंने लिखा था, देश के कोने कोने से संकल्प लेकर चले हैं हम, वीर इतिहास के वाहक हैं, प्रादेशिक सेना के वीर हैं हम। तो इस तरीके से कुछ लिखा था। बहुत बढ़िया जी। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आकार आइए टीम आपका धन्यवाद देती है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।